क्या पढ़े थे? यही वाला था। चार्ज है। मालूम मुझे वैसे भी। बात बंद कर लो, शांत हो जाओ। उधर का लाइट जलाओ, पीछे का लाइट नहीं है। एसी कैसे चल रहा है? क्या पढ़े थे? टॉपिक बताओ जल्दी। ट्रांसफार्मर हो गया है। क्वेश्चन करना है। चलिए हेडिंग डालिए पहले, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। बात बंद कर लो, हेडिंग डालो यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला लिखिएगा, हेडिंग है यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट है, इसमें लिखिएगा। क्वेश्चन करा रहे हैं, इस पे सेम क्वेश्चन वही है जो फॉर्मूला एक पढ़े हो। पहले इनका यूजेस लिख लो। in a stabilized power supply, पावर सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, जिससे हमें क्या बनता है? स्टेबलाइजर बनता है। तो स्टेबलाइज अ पावर सप्लाईज, पावर सप्लाईज को स्टेबल करने के लिए सप्लाईज है। ठीक है। दूसरा लिखिएगा, स्मॉल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन अ लाउड स्पीकर, रेडियो रिसीवर, ऐसे करके आप कहीं भी देख सकते हो, टेलीफोन, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। तीसरा, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर is used for obtaining large current for वेल्डिंग करते समय करंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन इसलिए क्योंकि वोल्टेज कम रहेगा तो करंट ज़्यादा रहेगा, तो करंट ज़्यादा चाहिए होता है वेल्डिंग करते समय। ठीक है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर 4-5 कम से कम याद होना चाहिए। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज for the production of एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए एक्सरे मशीन के अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है। और बताओ, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अब देखते हो कि आज के डेट में टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में ऑलरेडी ही ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए किसमें, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन
it use in TV, refrigerator, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, जितने भी होम एप्लियंस हैं। ठीक है, ये कम से कम 4-5 आपको याद होने चाहिए। मैंने 5 लिख दिए, आप और भी 2-4 लिख सकते हो जो आपको याद आए, जहाँ पे भी आपने ट्रांसफार्मर देखा है। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन में भी आप यूज करते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो घर के बाहर लगा है वो भी चाहे तो लिख सकते हो। फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन यूज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए एक बार अब बातें सुन लीजिए, न्यूमेरिकल करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला लास्ट क्या मिला था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो हमें मिला था, उसमें अगर हम लिखें तो प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न अपॉन सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल था प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ या पोटेंशियल अपॉन सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ के, और इसकी वैल्यू इक्वल थी IS अपॉन IP के। अच्छा, बहुत जगह अगर ये IS IP में मतलब कंफ्यूज हो तो जहाँ S है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, और सॉरी P को 1 से रिप्लेस कर दो, और S को किस से रिप्लेस कर दो, 2 से रिप्लेस कर दो। तो इस इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये सब आपस में इक्वल है, मतलब इनकी वैल्यू किसके इक्वल है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। क्योंकि सब आपस में इक्वल है तो सब कांस्टेंट हैं, एक बराबर है। इनको या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, एक सिंपल, जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे इसी फॉर्मूलों पे बनेंगे। अच्छा, अब एक बात सुनो, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को क्लियर कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बस, अब तुम्हें लगेगा कि बस बेसिक है सर, ये सब दिया होगा रख लेंगे। क्वेश्चन घुमा के देगा, चीज़ों को इधर उधर करके देगा, आपको बस लैंग्वेज समझना होगा। फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा, जितने भी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आएंगे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं तुमको आउटपुट पावर और इनपुट पावर के टर्म में देखूं, आउटपुट पावर और इनपुट पावर के टर्म में बताऊं, तो एक बात करो थोड़ा इन पे, आउटपुट पावर और सर इनपुट पावर के टर्म में बताइए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आउटपुट पावर वाले केस में अगर हम P इज इक्वल टू V इंटू आई लिखते हैं ना, लिखा जाता है P इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, V इंटू आई। तो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, और ये 1 है, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P अपॉन आई आ जाएगा। क्या यहाँ फॉर्मूला पुट होगा, ये पावर कौन सा होगा, प्राइमरी कॉइल का है, तो क्या ये इनपुट वाला पावर होगा, समझ रहे हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनपुट पावर अपॉन करंट भी क्या इनपुट वाले टर्म का क्या होता है 1, अभी बोला ना, प्राइमरी का क्या होता है 1, अपॉन E2 के लिए क्या लिखोगे, आउटपुट पावर, भाई आउटपुट पावर P इज इक्वल टू फिर V इंटू आई होगा, बट ये भी कौन सा होगा, आउटपुट का, तो जाहिर सी बात है ये भी किसका होगा, आउटपुट का। तो क्या लिखा जाएगा, PO अपॉन में क्या हो जाएगा, करंट कौन सा होगा, सेकेंडरी, मतलब 2 वाला, मतलब क्या I2 लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, ये करंट अगर दिया है तो I2 अपॉन I1 लेके चलेंगे। बताओ क्या इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना ये है, यहीं से फॉर्मूला जो बनाना होगा यहीं से बनेगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला इफ़िशियंसी का आपने पढ़ा है। इफ़िशियंसी सर क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू में 100%, कितना आपको मिल रहा है, कितना देने पे इनटू में 100 कर दीजिए, ये आपकी इफ़िशियंसी कहलाएगी भी किसी ट्रांसफार्मर की। तो लास्ट यही आपने पढ़ा था, न्यूमेरिकल करो, ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये सब मिटा रहा हूँ ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिक सा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें इसी में निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, द प्राइमरी कॉइल
of an ideal step up transformer has 100 turns and the transformation ratio is also 100 full stop. The input voltage and power are 220 वोल्ट and 1100 वाट. कैलकुलेट, फर्स्ट लिखिएगा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है. दूसरा लिखिएगा द करेंट इन प्राइमरी क्वाइल लिख लिया करिएगा. तीसरा वोल्टेज एक्रॉस सेकेंडरी. चौथा है द करेंट इन सेकेंडरी एंड लास्ट है पांचवा पावर इन अ सेकेंडरी. बात नहीं, ठीक है. 5 है, करो 1 सेकेंड. ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर रहे हैं. बोला द प्राइमरी क्वाइल ऑफ एन आइडियल एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. आइडियल है और स्टेप अप है. आइडियल का मतलब है इनपुट आउटपुट, मतलब आइडियल जब ही होगा तभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगेगा, ये बात याद रखना. तो आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें 100 टर्न है, ठीक है, हैज़ 100 टर्न इन अ प्राइमरी क्वाइल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को 100 दे रखा है और इनपुट वोल्टेज और पावर ये रिस्पेक्टिवली गिवन है. इनपुट पावर 200, इनपुट वोल्टेज जो है वो 220 है और इनपुट का पावर 1100 वाट है. तो हमसे पूछा है ये इतने टर्म नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी, मतलब NS निकालना है. क्या निकालना है? NS निकालना है. द करेंट इन अ प्राइमरी मतलब IP निकालना है. वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ES निकालना है. द करेंट इन अ सेकेंडरी IS निकालना है और पावर इन अ सेकेंडरी मतलब PS निकालना है. यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. फटाक फटाक बताइए, निकल जाएगा. लगाइए जल्दी आंसर, बताइए जल्दी करिए. निकालो और आंसर बताओ. पहले का आया? क्यों भाई नहीं आ रहा है? नहीं आया? इतने आसान से फॉर्मूले पे आपको सब बताने के बाद से भी नहीं आ रहा है. क्वेश्चन में पहले तो देखो ये स्टेप कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, ठीक है सर, समझ गए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. अब सुनिए क्वेश्चन में जो चीज़ें दिया है वो लिखते हैं. प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न दिया है सर, मतलब N1 मैं मान रहा हूँ, N1 ध्यान देना, N1 दिया है सर 100. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब सर ये K होता है. अरे यही तो कांस्टेंट है K की वैल्यू कितनी है? 100 हो गई.
द इनपुट वोल्टेज, सर इनपुट वोल्टेज मतलब पता है कौन सा है, E1 है 220, और सर इनपुट का पावर भी दिया है P1 कितना 1100 वॉट। अरे इनपुट का वोल्टेज है तो पावर भी इनपुट का दिया है साथ में, बस ख़त्म हो गया। चलिए अब जो जो निकालना है आप सब निकाल लीजिए, जो नहीं भी है वो भी निकाल लीजिए, इफिशियंसी सब निकाल सकते हैं आपको इतने इन्फॉर्मेशन से। पहले तो ध्यान से सुनो, के दिया है, N1 दिया है, तो हम N2 पहले निकालेंगे। N2 निकालने के लिए देखिए हम लिखेंगे K इज इक्वल टू N2/N1, लिखा जा सकता है, क्यों भाई लिखा जा सकता है, क्लियर है। ये चला जाएगा इधर, चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू K की वैल्यू बात नहीं, और N1 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा किया हूँ कि कोई बताएगा सर N1/N2 क्यों नहीं किए। भाई मेरे ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, तो नंबर ऑफ टर्न किधर ज़्यादा रहेंगे, सेकेंडरी की तरफ। तो प्राइमरी में 100 है तो सेकेंडरी में 10,000 आ तो रहा है, ज़्यादा तो दिख गया, तभी तो स्टेप अप है। अगर किसी बंदे ने N1/N2 कर दिया होता तो कम आ जाता। वो गलत नहीं कर रहा है, वो कर सही रहा है, मगर उसने पढ़ा नहीं कि ट्रांसफार्मर कैसा दिया है। क्योंकि मैंने ये थोड़े बताया कि N1/N2 यूज करो या N2/N1। अगर तुम E1/E2 ले रहे हो तो N1/N2 लेना है, अगर E2/E1 लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, N2/N1। आप कुछ भी ले सकते हो, ये चेंज कर रहे हो तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो मैं दिमाग लगाया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है भाई, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी क्वाइल हमेशा ग्रेटर होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा ये फॉर्मूला सेलेक्ट किया। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला यही तो पूछा था, नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी N2 मिल गया। दूसरा पूछा करेंट इन अ प्राइमरी। अब एक बात बताओ, क्या हमें अभी बताएं आपको P इज इक्वल टू E इंटू आई लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। क्या अगर ये प्राइमरी है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। अब बताइए करेंट इन अ प्राइमरी, तो I1 इज इक्वल टू P1/E1। P1 दिया है क्या जी सर 1100 दिया है, और E1 भी दिया है सर 220, कट गया 22 से कट जाएगा 5 बार में, देन 5 एम्पियर मिल जाएगा सर I1। ठीक है, तीसरा देखिए क्या पूछा है हमसे, थर्ड में पूछा है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, मतलब ES पूछा है। अब बताइए, अब तो कुछ भी लगा सकते हो तुम, क्या E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 नहीं लगा दोगे, लगा दो भाई। E1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू नहीं पता नहीं है तुम्हें, E2, बाकी देखो E1 पता है, N2 पता है, N1 पता है, क्या E2 नहीं निकल जाएगा। यही तो सेकेंडरी कॉइल का पूछा था। तो E2 इज इक्वल टू कितना होगा, N2/N1 इंटू में E1। सर N2/N1, N2 है 10,000, N1 है 100, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो केवल 100 बचेगा क्या, इंटू E1 कितना दिया है 220, तो कितना आ जाएगा 22 और 3 जीरो यही आएगा। और जाहिर सी बात है स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलेगा, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, 3 हो गया। अब बताइए फोर्थ वाले को, चौथे को, चौथा क्या निकालना है, पावर सॉरी करंट IS निकालना है। सर इसी में से एक रिलेशन उठा लीजिए ना, क्या लिख लें, I1/I2, क्या ऐसे लिखा जा सकता है। तो कोई भी एक नंबर ऑफ टर्न वाला चलो उठा लेते हैं, N2/N1 इज इक्वल टू सर I1/I2 लिख लीजिए, हो गया ख़त्म है भी। सर N2 कितना है 10,000, N1 कितना है 100 इज इक्वल टू I1 कितना निकाले हो भाई 5, I2 नहीं पता है। सर ये इससे कट जाएगा, I2 चला जाएगा इधर, 100 आ जाएगा नीचे, देन I2 इज इक्वल टू 5/100, मतलब 1/20। क्या यही आएगा
1/20 का मतलब 0.05 होगा क्या, यही होगा ना। करंट देखो, वोल्टेज जितना बढ़ता जाएगा उस सेकेंडरी में, क्या करंट उतना ही कम होता गया। हाँ, प्राइमरी में करंट ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि वोल्टेज कम था, और सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ गया तो करंट कम हो गया। और लास्ट क्या पूछा है पांचवा आपसे, पावर। पावर इन अ सेकेंडरी, तो सर हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2। अरे P इज इक्वल टू V इंटू आई, मगर सब सेकेंडरी का रख देंगे। सर यहाँ V न लिख के E लिखिए। अब बताइए, सब तो पता है E2 की वैल्यू कितनी आई है 10,000, और I2 कितना आया है 1/20। क्या ये कट जाएगा, अच्छा E2 22,000, ठीक है, सॉरी 22,000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1100 आएगा, 1100 हुआ। देख लो, क्या आइडियल ट्रांसफार्मर है। हाँ, जितना इनपुट दिया क्या उतना आउटपुट मिला, यस, तभी तो क्वेश्चन में उसने बोल रखा है दिस इज द आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल मतलब इसमें कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, इसकी इफिशियंसी एकदम देख रहे हो, इफिशियंसी 100% की है। जितना आउटपुट दिया उतना इनपुट, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिल रहा है। चलो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है, लिखो। फैन, लाइट ऑन कर दो भाई, तुम्हें बगल में पीछे कोई बैठा है, बोल दो। कर दो भाई, कर दो आँख में, तुम इधर आके बैठ जाओ, कर दो ऑन। क्वेश्चन लिखो, हाउ मच करंट इज ड्रॉन by the primary of a transformer which step down 220 volt to 22 volt टू ऑपरेट, 220 से 22 वोल्ट पे जा रहा है, 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट, टू ऑपरेट अ डिवाइस विद एन इम्पिडेंस ऑफ 220 ओम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। मैं नेक्स्ट इधर लिख रहा हूँ, पहले आप उसको अटेम्प्ट करिएगा तब इधर लिखिएगा कुछ भी जो मैं लिख रहा हूँ। A transformer has a 500 turns in a primary and 100 turn in a secondary. The primary voltage is 200 वोल्ट। फिर बात करने लगे, and the load in the secondary is 100 ohm।
calculate the current in a primary assuming it is an ideal ट्रांसफार्मर। आंसर बताइए भाई, आया पहले का? नहीं। दो क्वेश्चन है आपके सामने। हाउ मच करेंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, मतलब I1 निकालना है ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच इज द स्टेप डाउन 220 वोल्ट से 22 वोल्ट कर रहा है टू ऑपरेट अ डिवाइस विद एन इम्पीडेंस ऑफ 220 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा है। जल्दी बताओ, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन। 0.01 क्या करेंट? 0.01 सही है, सही है, ठीक है। 0.01 आ रहा है आंसर। बाकी लोग करें भाई, दूसरा करो। एक लोग का आंसर आ गया जो कि सही है 0.01। बाकी आपसे क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ के समझो। इम्पिडेंस दे दिया तो फंस गए हो। सर इम्पिडेंस तो कुछ बताया ही नहीं है ट्रांसफार्मर में। भाई रेजिस्टेंस एक लोड लगा दिया गया है। ट्रांसफार्मर किसी से जोड़ोगे ना, जोड़ोगे तो जाहिर सी बात उसका रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस दे रखा है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। सॉल्व करो। कहाँ चला गया भाई इसका? आया दूसरा? क्यों भाई? अभी मैंने क्या आपसे 50 बार बोल रखा है कि हमेशा फॉर्मूला वही यूज होना है जो आपको बताया गया है। सुनो, बोला है हाउ मच करेंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच इज द स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन है सर 220 से, तो लिख लीजिए पहले क्या दिया। ये स्टेप डाउन है तो सर ये जाहिर सी बात है E1 रहा होगा और ये क्या रहा होगा E2। लिख लिया। अरे 220 और 22 स्टेप अप नहीं, स्टेप डाउन है, तो प्राइमरी का ज़्यादा सेकेंडरी का कम। ऑपरेट डिवाइस विद एन इम्पिडेंस, सर इम्पिडेंस Z होता है और 220। अब ऐसे एक ट्रांसफार्मर है, बस ऐसे सोचो, एक ट्रांसफार्मर है, इधर प्राइमरी है और इधर सेकेंडरी है, तो इसमें उसने एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस सब जोड़ उड़ के एक इम्पिडेंस बना दिया जो कि Z दिया है ना। तो सर इसमें करंट हमें कितना मिलता है? अरे करंट कितना मिलता है? सेकेंडरी है तो क्या I2 मिलेगा? तो इसका वोल्टेज निकाल नहीं लोगे, इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा होगा? वो तो दिया ही है हमें सर E2, तो क्या I2 यहाँ से मिल जाएगा? तो मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? लिखेंगे V इज इक्वल टू I इंटू R, बट R की जगह क्या लिखेंगे? Z। और ये सेकेंडरी का है तो क्या ये 2 होगा? ये 2 होगा, समझ रहे हो? और भी नहीं लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं? E। समझ गए? तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 बाई Z। ये फॉर्मूला याद रखो। हमेशा जब भी रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो सेकेंडरी में ही जोड़ोगे, प्राइमरी में थोड़े जोड़ दोगे। यहाँ से तो इनपुट दे रहे हो ना, तो जहाँ आउटपुट लोगे वहीं ना बल्ब जोड़ोगे, AC जोड़ोगे, फ्रिज जोड़ोगे, रेजिस्टेंस यहीं जुड़ना है। तो हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना है, I2 इज इक्वल टू E2 बाई जेड या E2 इज इक्वल टू I2 इंटू जेड। ये फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत फॉर्मूले में रख के निकाल लोगे I2। सर E2 की वैल्यू गिवन है कितनी? 22। और ये सर कितना है? 220। सर ये कट गया नहीं, 10 बार में जाएगा 1/10, लिख दें 0.1।
सर I2 हो जाएगा 0.1। ठीक है सर, I2 कोई दिक्कत नहीं है। I1 पता है हमें, I1 पता है, हमसे क्या पूछा है, हाउ मच करेंट इज ड्रॉन इन अ प्राइमरी, वही तो पूछा है। तो भाई साहब अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और हमेशा आइडियल ही ट्रांसफार्मर हम लेके चलते हैं, तो क्या आउटपुट पावर इनपुट पावर के क्या इक्वल होगा क्या? जी सर, आउटपुट पावर इनपुट पावर के क्या होगा? इक्वल। इनपुट पावर कितना होता है? E1 I1। आउटपुट पावर कितना होगा? E2 I2। सर E1 की वैल्यू कितनी है? 220। ये गड़बड़ हो गया क्या? 200 नहीं है, 220 ही दिया। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है? 220। I1 कितना है? नहीं पता सर, यही तो निकालना है। E2 की वैल्यू कितनी है? 22। और I2 की वैल्यू कितनी निकाली है? 1/10 या 0.1, यही तो निकाला है। सॉल्व करके I1 निकाल लो भाई मेरे। सर ये हो जाएगा 22, 1/10, ये भी आ जाएंगे नीचे, तो 220। सर फिर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10। तो I1 इज इक्वल टू 1/100, और 1/100 मतलब 0.01 एम्पियर। दिस इज द आंसर। उसमें भी यही कहानी आया। किसी का आया उसका आंसर? कितना आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है 8 एम्पियर। किसी का आया है? हाँ, इसका भी 0.01 आ रहा है, 0.08 आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 500 टर्न है प्राइमरी में, तो सर N1 दिया है 500, चलिए लिख देते हैं। एंड 100 टर्न इन सेकेंडरी मतलब सर N2 दिया है 100। ठीक है, लिख देते हैं। द प्राइमरी वोल्टेज मतलब सर E1 दे रखा है कितना? 200। एंड द लोड इन अ सेकेंडरी मतलब क्या, ये R Z यही सब है, अभी बताए हैं। लोड किधर होगा? हमेशा सेकेंडरी में। तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये R हमेशा 1 के साथ कभी ऑपरेट मत करना, ये हमेशा 2 के साथ ऑपरेट होगा, क्योंकि सेकेंडरी की तरफ है। कैलकुलेट द करंट इन अ प्राइमरी मतलब सर I1 निकालना है। तो पहले तो सर हमें E2 की ज़रूरत पड़ेगी, हमें E2 नहीं दिया है, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। क्या लिखा जा सकता है? देन E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N2/N1 इंटू में E1 रख दीजिएगा थोड़ा। E2 इज इक्वल टू, बताइए N2 की वैल्यू कितनी दी है? 100, और N1 की वैल्यू कितनी दी है? 500 इंटू में E1 कितना दिया है? 200। तो सर 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 20 बार में। देन E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट। क्या 40 वोल्ट आ रहा है? सर E2 मिल गया 40 वोल्ट। अब E2 मिल गया तो सर I2 निकालिए। पहले हमें I2 द ट्रांसफार्मर प्राइमरी क्या निकालना है? कैलकुलेट द करंट। I2 भी तो नहीं पता है, तो निकालो I2। सर I2 अभी देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, ये वाला E2 इज इक्वल टू I2 इंटू जेड नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? R। तो I2 इज इक्वल टू E2 में कितना हो जाएगा? R। E2 की वैल्यू कितनी है? अभी निकाला है 40, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 100। कट जाएगा तो 4/10 मतलब 2/5 होगा क्या? देन I2 कितना आया? 2/5। सर I2 मिल गया। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, लास्ट में उसने बोल दिया है एज्यूमिंग दैट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो जितना इनपुट पावर क्या उतना आउटपुट पावर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट आउटपुट पावर अलग मतलब इक्वल होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2 लिखा जा सकता है। E1 की वैल्यू कितनी है भाई? 200। I1 की वैल्यू कितनी है? ये तो निकालनी है, यही तो निकालनी है। और सर E2 की वैल्यू कितनी निकाली है? 40, और I2 कितना है? 2/5। 5 से कट गया कितनी बार में? 8 बार में ना। तो I1 8 इंटू 2/100 यही होगा। सॉरी 200। 2 से कट गया 100। ठीक है भाई, आपका सही आ रहा है, 0.08 आएगा I1। सही है, 8 एम्पियर नहीं आएगा। बताऊं कैसे? आप ऐसे सोच लो,
नंबर ऑफ टर्न किधर ज़्यादा है? प्राइमरी में। अरे प्राइमरी में ज़्यादा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन है तो इसका मतलब करंट किधर ज़्यादा मिलेगा? जिधर वोल्टेज कम होगा। तो भाई स्टेप डाउन है तो आउटपुट का वोल्टेज कम होगा तो उधर करंट ज़्यादा होगा। तो करंट सर उधर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा। तो देखिए उधर करंट मिल रहा है 2/5 और इधर करंट मिल रहा है 0.08 कम मिल रहा है। सही है। वो आंसर में 8 दे रखा है वो गलत है। 0.08 करेक्ट। कर लेंगे कुछ, अब और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बहुत हैं, कराते रह जाएंगे हम। लिखो, कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन, कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन by the primary of a transformer which step down 220 volt to 20 volt to operate a device of a resistance 20 ohm. Assume the efficiency of the transformer to be 80%. Assume the efficiency of the transformer to be 80%. अच्छा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी के टर्म में दिया है इसीलिए मैंने लिख दिया इसको। करिए जल्दी से। A step down transformer is used to reduce the main supply दो सौ 20 वोल्ट टू 11 वोल्ट if the primary drawn a current £5 and the secondary 90 A, what is the efficiency of transformer? बात नहीं सॉल्व करिए, पहले का आंसर बताइए। आया
क्या रहा है 0.0 पहले का करंट नहीं ना रहा है 8 नहीं आएगा। क्वेश्चन में देखो पहले ट्रांसफार्मर कैसा है स्टेप डाउन और I1 पूछा है तो कम होगा ना, ऐसे सोच के भी देख सकते हो भाई। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सर देखो क्या होता है, इधर वोल्टेज होता है कम, वोल्टेज कम होता है, इधर स्टेप डाउन है तो इधर ज़्यादा होगा वोल्टेज, इधर वोल्टेज क्या होगा कम होगा, तो जिधर वोल्टेज कम होगा उधर करंट क्या होगा और इधर करंट क्या होगा कम। तो करंट सर कम को ज़्यादा करता है ये, तो कम रहा होगा। हमें प्राइमरी करंट तो पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी, तो ये करंट कम होगा। ठीक है 0.09 बोल रहे हो, मान सकते हैं कुछ समय के लिए सही है, बट वो है नहीं, आंसर इतना नहीं आ रहा है। बट सुनो आसान सा क्वेश्चन है, 220 वोल्ट क्या दे रखा है और 20 वोल्ट क्या, 220 वोल्ट को 20 वोल्ट कर रहा है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, क्या यही है ना, समझो भाई इधर। बीस वोल्ट हुआ। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आर दे रखा है सर 20 ओम। आर हमेशा सेकेंडरी की तरफ ऑपरेट होता है, तो सर आइए I2 निकाल लेते हैं E2/R करके। E2 की वैल्यू दी है ना सर 20 और R भी कितना है 20, तो I1 कितना आ गया, सॉरी I2 कितना आ गया 1। और सर इफिशियंसी कितनी परसेंट दी है 80%। इफिशियंसी क्या होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू में 100। सर 100 को लेते आइए इधर, परसेंट का खेल खत्म। अरे परसेंट में दिया है देखो 80%, तो 80/100 कर देंगे इसको, तो सर 80 क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितना है, सुनो ध्यान से, आउटपुट को क्या E2 इंटू I2 लिख सकते हो, अरे V इंटू I, और इनपुट को क्या E1 इंटू, अब क्या नहीं पता है आपको, E2 पता है, I2 पता है, E1 पता है, बस I1 ही तो नहीं पता है, और यही तो निकालना है, हो गया खत्म। देन 80/100 इज इक्वल टू, सर E2 कितना है 20, I2 कितना निकाला है 1, सर E1 कितना है 220, I1 नहीं पता। सर एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा 22 को भेज दें, चलिए I1 को इधर भेज देते हैं, I1 को इधर भेज दीजिए, और देखिए ध्यान से क्या 8 नीचे आ जाएगा, तो 20/8 इंटू में 22, क्या इसी को सॉल्व करना है, तो सर 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, 5 जा, तो आ गया 5/44। करेंगे सॉल्व तो बहुत कम आएगा, 44 से 5 को डिवाइड करें, आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 5/44, ठीक है 0.113 आ रहा है समथिंग, सही है। दूसरा वाला क्वेश्चन करो, अब वो नहीं बताएंगे, सेम इसी पे है, बस उसमें इफिशियंसी पूछ दिया है, इसमें इफिशियंसी दे दिया था, करके बताओ उसका आंसर। जल्दी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यूज कर रहे हैं, रिड्यूस द मेन सप्लाई, E1 दिया है, E2 दिया है, फिर बोल रहा है कि इफ द प्राइमरी
ड्रॉन अ करेंट, मतलब I1 दे दिया है 5 एम्पियर और सेकेंडरी दे दिया है 90 एम्पियर, तो व्हाट इज़ द एफिशिएंसी? भाई बहुत आसान है, एफिशिएंसी वाले डायरेक्ट फार्मूले में रख दो, E2 इंटू I2 अपॉन E1 इंटू I1। सर E2 की वैल्यू कितनी है? 11, ये कितना है? 90, E1 कितना है? 220, और ये कितना है? 5। हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 11 से ये 2 बार में 9 अपॉन 10 मतलब 0.9, 0.9 आ रहा है ना। अब 0.9 में इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 90% आएगा? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, आप 100 से मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% आंसर है। चलो हेडिंग डालो, एसी जनरेटर, फटाक से, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर लिखेगा इसमें, अ जनरेटर और डायनमो इज अ डिवाइस, a generator or a dynamo is a device a generator or dynamo is a device which convert a mechanical energy into electrical energy। ठीक है, जनरेटर नाम से ये नहीं समझना है कि जनरेट करता है, एनर्जी कंजर्व होती है ना, तो एनर्जी कंजर्व है तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नाम है जनरेटर तो सर ये बिजली बनाने का काम कर रही है, बिजली बनाती है ठीक है, मगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, क्लास 10th में तो आपने पढ़ा होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा हाइड्रो पावर प्लांट, पढ़े हैं? अरे पानी से बिजली बनता है, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं, डैम में पानी भर जाता है, फिर यहाँ पे डोर लगे होते हैं, उन डोर को ओपन किया जाता है तो पानी यहाँ से गिरता है, यहाँ पे बड़ा सा टरबाइन लगा होता है, टरबाइन मतलब एक ऐसे ब्लेड लगे होते हैं, पत्ती लगे होते हैं, ये जो टरबाइन होते हैं इस पे जब पानी गिरता है तो क्या ये रोटेट करने लगते हैं, जब ये रोटेट करते हैं टरबाइन तो इससे अटैच होता है डायनमो, डायनमो मतलब उसी को हम कहते हैं जनरेटर। अब जनरेटर के बारे में तो पढ़ रहे हैं, क्या इसके अंदर है, कैसे वर्किंग है, तो जब इस पे पानी गिरता है तो एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है क्या पानी ही इसको घुमा रहा है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, इसी मैकेनिकल एनर्जी से डायनमो के अंदर एक क्या होता है, इस एनर्जी का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्लियर है इतनी बात? अब चाहे वो तुम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को ले लो जिससे तुम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, सबके अंदर यही डायनमो लगे होते हैं। जैसे मान लो तुम विंड एनर्जी ले रहे हो, तो विंड एनर्जी के केस में तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े से ऐसे विंड वाले ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, ये रोटेट करते रहते हैं, जब ये रोटेट करते हैं तो इनके रोटेशन से इसके साथ अटैच कर दिया जाता है सॉफ्ट के थ्रू क्या, डायनमो। यही टरबाइन समझ लो ये है कि टरबाइन हवा से रोटेट करते हैं और इसी से हम कनेक्ट कर देंगे किसको, डायनमो को। अब डायनमो तुरंत इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने देखा होगा, पढ़ा है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या पढ़े हो तुम लोग, कुछ तो पढ़े होगे अपनी ज़िंदगी में, एकदम गोबर ही पैदा हो गए थे। बताओ इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? अरे नाम नहीं पूछे हैं, ठीक है नाम बताओ।
क्या भाभा? भाभा के आगे भी कुछ है? कहाँ है भाभा? एकदम क्या बताएं। ऐसे रहेगा ना तो हम छोड़ देंगे पढ़ाना, संन्यास ले लेंगे आने वाले समय में। अब समझ गए हम भी, अब कुछ होने वाला नहीं है यहाँ। दिन प्रतिदिन एकदम संख्या गोबरों की बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, 2 लोग 3 लोग को छोड़ दो, आप खुद सोचो आपका माइंड का डेवलपमेंट क्या है। पढ़ी नहीं, उस समय नहीं है। अभी पूछ लो कौन सा मीम्स वायरल हो रहा है, अभी फटाक से याद होगा वो सरो वाला, ये वाला एकदम चर्चा होने लगेगा। बस हमने एक ऐसा बनाया है, पूरा सेटअप नहीं है। सुन लो इधर एक बात, क्लास 10th का है टॉपिक, सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पढ़ा होगा, इसीलिए मैं पूछा हूँ पढ़े हो। वहाँ पे भी सेम कहानी होती है, टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन को रोटेट किया जाता है। सर अब ये न्यूक्लियर से कैसे चलता है? तो जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, लाइक यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम को हम एक न्यूट्रॉन के थ्रू एक्टिव कर देते हैं। जैसे एटम बम आपने सुना होगा, एटम बम को एक्टिवेट करने के लिए उसमें ट्रिगर होता है, एक बटन होता है, तो बटन हम दबाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन इंटर करा देते हैं। न्यूट्रॉन जैसे इंटर होता है तो क्या यूरेनियम का एक एटम जो होता है वो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। नाम सुना होगा आपने, क्रिप्टन एंड बोरियम, इन 2 पार्ट में वो टूट जाता है और एक ज़्यादा सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर वही न्यूट्रॉन जो टूटा है, जो इंटर किया है, फिर दूसरे यूरेनियम के एटम से फिर रिएक्शन करेगा और उससे फिर यही कहानी करेगा, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो टूट रहे हैं उनके भी 3-3 के चैन बनते जाते हैं। इसको हम चैन फॉर्मेशन कहते हैं। एक एटम से 3 एटम, 3 से हो गए, 3 से फिर 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, समझ रहे हो ना? ऐसे चलती है कहानी। 1 से टूटे तो कितने हुए? 3 हुए, फिर इनसे टूटे तो कितने हुए? फिर 3-3 हुए, और इसीलिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये कम नहीं बढ़ता जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ये बढ़ता जाएगा। अब इससे 3 होगा, इससे 3 होगा और ये पूरा फैल जाएगा। इसी को हम रेडिएशन कहते हैं। इससे ज़्यादा इफेक्टिव जहाँ गिरेगा वहाँ कुछ ज़्यादा ही नुकसान होगा, बाकी इससे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना उसका रेंज होगा, 50 किलोमीटर तक के रेंज में केवल इसके रेडिएशन से लोग मरेंगे। बाकी वहाँ पे आग और धुआं नहीं जाएगा, बस रेडिएशन होगा। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं, 1 दिन 2 दिन रेडिएशन से क्या होगा, हमें इन्हेलेशन प्रॉब्लम होगी, मतलब हम सांस लेने में ऐसे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें हम वही, न्यूक्लियर नाम है इसका, तो उसमें हम वही यूरेनियम यूज करते हैं, बट हम यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये एटम बम है। और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल करने के लिए पूरा दीवार बना रखे हैं, और दीवार के अंदर ये जो रॉड लगा रखे हैं ना, ये बोरान की रॉड होती है। बोरान की रॉड जो होती है इसको कंट्रोल करती है। अगर 1 से 3 निकला है तो 2 को एब्जॉर्ब करके बस 1 को ही आगे भेजेगी। समझ रहे हो इतनी बात? 2 को एब्जॉर्ब कर लेगी और बस 1 को आगे भेजेगी। फिर अब इसमें से 3 निकला तो फिर 2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर कितने को आगे भेजेगी? 1 को। और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि नागासाकी हिरोशिमा वाली जो कहानी है, एटम बम वहीं गिरा है, तो वहाँ का एटम बम अभी तक इफेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है ये कहानी लाइफ टाइम रेडिएशन वहाँ चलता ही रहेगा। तो इस दीवार के अंदर एक बार यूरेनियम एक्टिव करके छोड़ दो, इतना छोटा सा यूरेनियम, तो उससे ये ज़िंदगी भर लाइट बना के तुम्हें देगा। तुम्हें कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए हर जगह हम इसको बना नहीं सकते। ठीक है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में है, इंडिया में बात किया जाए तो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट है, बट सबसे पुराना जो है वो हमारा राजस्थान में है। अब इसमें जब ये क्या होता है, सुनो, इसके अंदर एक्टिवेशन जब होता है, रेडिएशन होता है, तो पानी रखा होता है।
पानी मतलब लिक्विड होते हैं, लिक्विड धीरे धीरे गर्म होते हैं। जब गर्म होते हैं लिक्विड तो पानी यहाँ इस रास्ते से ऊपर जाता है, इसमें कंडेंसेशन किया जाता है। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, पानी जब बहुत गर्म पानी किसी ठंडे जगह से गुजरेगा तो भाप बन जाता है। देखा होगा आपने, अगर मान लो कोई बर्तन गर्म है तो उसके ऊपर 2 बूंद पानी गिरा के देखो, पानी का पानी भी रहेगा और कुछ पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में, वेपर में। तो यहाँ हम वही लिक्विड ऐसे ठंडा पानी भर के रखते हैं और यहाँ से एक पाइप निकाल लेते हैं। ये गर्म पानी जब ऊपर जाता है तो फिर ये पंप के थ्रू ऊपर इसको चढ़ा दिया जाता है जो बचा हुआ पानी है, और कंडेंसेशन के थ्रू वो भाप जो बनता है उस भाप से हम क्या रोटेट करा देते हैं, टरबाइन रोटेट करा देते हैं। और टरबाइन से क्या अटैच कर देते हैं, डायनमो। और ये कहानी हमेशा चलती रहेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, न इसमें पानी का वेट करना है न कुछ, बस इसके अंदर होने वाले जो लिक्विड है उनको हमें देखना है। मेंटेनेंस थोड़ा भाई खर्चा है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो एक बार दीवार कहीं से टूट गया तो पूरा एरिया ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए इसमें क्या है, थोड़ा सा मेंटेनेंस बस ज़्यादा लगेगा, बाकी चीज़ें आसान है। तो आपको बताना इसमें ये था कि जितनी भी एनर्जी वाले सोर्स ऑफ एनर्जी में आपने पढ़े थे, चाहे जियोथर्मल हो, न्यूक्लियर हो, वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, ऐसे जितने भी पावर प्लांट हैं वो सब के सब किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। और सबके अंदर लगा होता है जनरेटर, एसी जनरेटर, जिसको डायनमो भी कहते हैं या अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग में आपने लिखा क्या है कि एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, चलिए उसके नीचे लिखिएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखिएगा, किस पे वर्क करता है, ये तो पता ही आपको, ईएमआई पे करता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिख लो, द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर, द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर is based on the principle of electromagnetic induction, is based on the principle of electromagnetic induction। ठीक है, थोड़ा सा अब इसका कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डाल लो कंस्ट्रक्शन। फिगर बनाओ फटाक से, ज़्यादा समय नहीं लेना है। बात कर लो, उसके बिना जिंदा थोड़े रह पाओगे। यहाँ थोड़ा ऐसे डार्क बनाना, ये ब्रश लगे होते हैं, B1 B2 नाम है, और S1 S2 स्लिप रिंग है, NS नॉर्थ साउथ पोल है, और ये PQRS जो हमने नाम दिया है, दिस इज़ द आर्मेचर कॉइल। PQRS जो नाम दिया है, दिस इज़ द आर्मेचर कॉइल। और ये जो तुम्हें पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको हम एक्सेल कहते हैं। ठीक है, बस कंस्ट्रक्शन में यही है। ये लोड है, रेजिस्टेंस हमने बना दिया है, मतलब दिस इज़ द लोड, LOAD। बस यही कंस्ट्रक्शन है। 2 मैग्नेट के बीच में आर्मेचर कॉइल, उसमें 2 स्लिप रिंग और एक कार्बन के 2 ब्रश लगे होते हैं। ठीक है,
बन गया, लिखिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा। इसके नीचे कंस्ट्रक्शन में आपको ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, क्या क्या इसमें आपने लिखा है। तो पहले लिखिएगा फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, डैश करके लिखिएगा इसके आगे। इट इज़ द परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट ऑफ अ हॉर्सू शेप, इट इज़ द परमानेंट मैग्नेट ऑफ अ हॉर्सू शेप, हॉर्स सू, पहली बार सुन रहे हो क्या? मैग्नेट पढ़ लियो, हॉर्सू नहीं सुने हो? मैग्नेट में कौन कौन से मैग्नेट होते हैं? ये जो पढ़ते हो ना, ये वाला मैग्नेट, क्या नाम है ये? यही हॉर्सू मैग्नेट। अब इसमें ये दिख नहीं रहा है हॉर्सू, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में देखो ऐसे होगा, ऐसे। देखा है कभी मोटर के अंदर मैग्नेट देखा है? वो थोड़ा सा बेंड होता है, एकदम सीधा नहीं होता है बार मैग्नेट की तरह, ऐसे होता है। अब वो हॉर्सू पूरा रहा होगा, उसी में से काट दिया गया है, मतलब बस हम इतना वाला पोर्शन यूज कर लिए। ये समझ गए ना? ये वाला, ये हॉर्सू मैग्नेट है। अब सर इसमें क्यों नहीं आपने ऐसा बनाया? भाई अब कैसे बनाए? 3D फिगर है ना, ये ऐसे वाला मैग्नेट रहा, एक इधर ऐसे, ऐसे एक इधर रखा है, ठीक है? बस इसीलिए मैंने ये वाला बॉर्डर दिखा दिया है कि समझना है हॉर्सू मैग्नेट, ठीक है? तो क्या लिखे? इट इज द परमानेंट मैग्नेट ऑफ द हॉर्स सू शेप, ठीक है? ठीक है, फुल स्टॉप देना, बस नीचे लिखना आर्मेचर, दूसरा आर्मेचर। It consists of a rectangular coil. It consists of a rectangular coil PQRS. It consists of a rectangular coil PQRS. Having a large number of turns. Having a large number of turns of insulated copper wire on a soft core iron। समझ रहे हो ना क्या लिखे हुए? सर ये एक आर्मेचर क्वाइल क्या है? रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है, जिसका नाम आपने क्या दिया है? PQRS। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। और किस पे किए जाते हैं? तो एक सॉफ्ट आयरन कोर पे, ठीक है? अब इससे अटैच्ड होता है एक्सेल, ठीक है? तो नीचे लिखिएगा, इसी में लिखिएगा अभी, चाहे रुको, नेक्स्ट उसमें लिखो, स्लिप रिंग लिखो, अभी उसी में लिखवा देंगे। स्लिप रिंग एक्सेल पे कनेक्ट है। स्लिप रिंग SLIP, सरकने वाला एक ऐसा रिंग होगा, स्लिप रिंग, ठीक है? लिखो इसमें, द टू एंड ऑफ अ आर्मेचर क्वाइल, द टू एंड ऑफ अ आर्मेचर क्वाइल are connected to TWO, टू के बाद से फिर लिखना है, कनेक्टेड टू टू ब्रास रिंग S1 and S2, टू ब्रास रिंग S1 and S2 is called slip ring। ठीक है, फुल स्टॉप देना और इसी में लिखना, दिस रिंग ऑल्सो कनेक्टेड, this ring also connected at the same soft का मतलब समझ रहे ना? ये यस ओ वाला नहीं है, सॉफ्ट एक्सेल, ये रॉड, सेम सॉफ्ट at which armature coil rotated, same soft at which armature coil rotated। ठीक है, अभी लिख लो सब, अभी एक ही मिनट में समझा देते हैं। फिर है ब्रश, अगला लिखिएगा ब्रश।
ब्रश 2 हैं तो ब्रशेस कर लो तो अच्छा रहेगा। लिखो, टू ग्रेफाइट आर फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड, flexible metallic rod is called a brush। ठीक है, फुल स्टॉप दे के लिखना। दिस brush fix in their position and maintain sliding contact S1 and S2। ठीक है भाई, और इन्हीं दोनों से निकलता है कनेक्शन, जो कि एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल में निकालते हैं। अब थोड़ा सुन लो, पूरी वर्किंग सुनो ध्यान से। इसी वर्किंग को अभी अपने लैंग्वेज में लिखेंगे बना के, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन तक हो गया, बस वर्किंग बचा है। सुनिए ध्यान से, जल्दी देखो भाई। हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, एक इधर एक इधर। कौन से शेप में है? हॉर्सू शेप में है। बीच में क्या रख दिया गया है? क्वाइल। बीच में हमने क्वाइल रखा है, कौन सा? PQRS, एक आर्मेचर क्वाइल है। सर इसमें क्या क्या होता है? तो सॉफ्ट आयरन कोर होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इसके ऊपर हम किसको टर्न कर देते हैं? इंसुलेटिंग कॉपर वायर को टर्न करके बना देते हैं एक आर्मेचर क्वाइल। अब इस आर्मेचर क्वाइल को नचाना है, घुमाना है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है। EMI तभी होता है, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ चलेगी, और ये क्वाइल जब इसमें रोटेट करेगा तो फ्लक्स का चेंज होगा। और मुझे पता है कि फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है? AC करंट प्रोड्यूस होता है। तो सर AC करंट प्रोड्यूस तो कर लेंगे, मगर एक दिक्कत फंस जाएगी। क्या दिक्कत फंसेगी? इस आर्मेचर क्वाइल से देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने एक रॉड रखा है, इसी रॉड पे आर्मेचर क्वाइल नाच रहा है। अब कैसे भी नाचे, आप उसके अंदर तेल, इंजन जनरेटर में तेल डाल के आप इंजन से उसको रोटेट करा लो, या आप पानी गिरा के टरबाइन जैसे रोटेट करा रहे हो वैसे करा लो, जैसे भी इसको अब रोटेट कराओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो रोटेट इसको करा दिया मैंने। रोटेशन जैसे हुआ तो अब इसके रॉड के ऊपर 2 स्लिप रिंग लगे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना है इसके बात को। स्लिप रिंग का मतलब है कि एक्सल का एक एंड, देखो ध्यान से, ये एक्सल का एक एंड इससे कनेक्ट नहीं है। ये वाला रिंग, ये वाला जो रॉड दिख रहा है, ये रॉड इस वाले स्लिप रिंग से कनेक्ट है, और उसके पीछे से एक जो रॉड आया है उससे ये वाला कनेक्ट हो गया, और पीछे वाला इसको हटा दो, ये ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ। मतलब पीछे वाले से सर ये कनेक्ट है, और इससे ये 2 रॉड ऐसे आ रहे हैं। देखो एक्सेल से ऐसे 2 रॉड आ रहे थे, अब इस रॉड में ही करंट आ रहा है। हमें पता है कि एक AC करंट है, तो 2 वायर होने चाहिए। तो 2 वायर में से एक वायर है, एक वायर है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है। इससे एक स्लिप रिंग और इससे एक स्लिप रिंग हमने कनेक्ट कर लिया। स्लिप रिंग का काम क्या है? देखिए ध्यान से, ये एक्चुअल में समझिए एक्सेल का एक रॉड है और ये एक्सेल का एक रॉड है। अगर ये एक्सेल पूरा घूम रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये पूरा नाच रहा है, तो जाहिर सी बात एक्सेल भी रोटेट करेगा। तो सर इसी से कनेक्शन अगर ले लेंगे तो क्या तार इसी में लिपटता जाएगा पूरा? भाई इसी पे अगर बाइंडिंग करके तार को जोड़ दे रहे हो तो क्या तार इसी में रोटेट होके इसी में फंस जाएगा? तो मुद्दा ये था कि मैंने क्या किया, इसी में एक स्लिप रिंग लगा दिया। स्लिप रिंग मतलब बस ऐसे इसके कांटेक्ट में बना रहेगा। अब ये यहाँ पे बस कांटेक्ट में बना है, बाकी देखो ये तो रोटेट कर ही रहा है। क्या ये अपनी जगह को चेंज कर रहा है? नहीं, ये बस ऐसे अपनी जगह पे फिक्स है, स्लिप कर रहा है इसी के ऊपर, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? स्लिप रिंग। अब क्या हुआ, देखो ये जब इसके कांटेक्ट में होगा तो जाहिर सी बात है हल्का हल्का तो वाइब्रेशन इसके अंदर भी होगा, और तुमने यहाँ से कनेक्शन अगर डायरेक्ट इसी स्लिप रिंग से जोड़ लिया तो एक समय के बाद से क्या हिलते 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 तार टूट जाएगा। तो बार बार तार टूटेगा, बार बार प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया, एक कार्बन का ब्रश लिया जो फ्लेक्सिबल होगा, ग्रेफाइट का हो सकता है या किसी सॉफ्ट मेटलिक का हो सकता है। उस ब्रश ग्रेफाइट तुम्हें पता है कि कंडक्टर होता है और सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है तो मैं यहीं पे ऐसे उसके कांटेक्ट में ऐसे
फंसा दूंगा उसको, किसी भी तरह यहाँ पे रोक दूंगा। अब ये स्लिप रिंग से कांटेक्ट में आ गया, अब हिलेगा भी तो ब्रश है ना, तो ब्रश का केवल उसका जो सॉफ्ट पोर्शन है क्या वही हिलेगा, बाकी पीछे वाला पोर्शन तो हिल नहीं रहा है। वहीं से मैंने कनेक्शन ले लिया, ठीक है, और ये कनेक्शन ब्रश से होते हुए यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, बस सुनो वर्किंग में, जब ये रोटेशन होता है तो तुम्हें पता है क्या होता है, फ्लक्स का चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब ये सर आधा घूमेगा तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगा, तो करंट सर इसमें कुछ यूं चलेगा, ठीक है। और जब ये फिर आधा घूम के ऐसे हो जाएगा और फिर जब आधा घूमने वाला होगा तो क्या करंट का डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी, तो करंट फिर अब डायरेक्शन अपना बदल देगा। तो सर अगर करंट अपना डायरेक्शन बदल दे रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा करंट है, हर एक हाफ साइकिल में करंट अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है मीन्स क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है, और यहाँ से हमें एसी करंट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे ब्रश B1 और B2 जो है ना ये बार बार अपने पोलैरिटी को चेंज करेंगे, एक बार ये प्लस हो जाएगा तो एक बार ये क्या होगा माइनस, एक बार ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। देखो करंट अब इधर से निकल रहा है, और जैसे ये प्लस होगा तो क्या करंट का डायरेक्शन इधर से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो करंट इसकी तरफ इंटर करने लगेगा। क्लियर है इतनी बात। और ये तुम समझे हो EMI में ही, EMI में तुमको बताया गया है कि जब ये ऐसे रोटेट करता है, याद करो मैंने फिगर बनाया था ना ये वाला, याद है ये वाला फिगर, इसमें कितने ऐसे ऐसे बने हुए थे। अब ये फिगर हम बनाने वाले नहीं, बस इसी फिगर को इसमें भी बनाना है। ये जो फिगर तुमने यहाँ बनाया है ना, इस पूरे फिगर को यहाँ बनाना है, तभी ये बात समझ में आएगी इसकी पूरी वर्किंग की। हाफ हाफ साइकिल रोटेट करा करा के दिखाया गया था कि कहाँ पे करंट जीरो, कहाँ पे करंट प्लस, कहाँ पे करंट माइनस, फिर जीरो प्लस माइनस, क्या कहानी ऐसे चल रही थी, बार बार अपने फेस को चेंज कर रहा था, ठीक है। तो वही 6-5 जो भी केसेस आपने बनाए थे उन्हीं केसेस को वर्किंग में बना के आप लिखेंगे, और मैंने वहाँ पे बताया भी था कि इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा। हेडिंग डालिएगा वर्किंग, जल्दी करिए जल्दी, बस इसको ख़त्म कर लीजिए, ख़त्म है, कल नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। लिखो, व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट, पॉइंट वाइज करके लिखना, वर्किंग है 3-4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट then flux link with change, so induced current flow through it, ठीक है, फुल स्टॉप देना, नेक्स्ट लाइन से लिखना, when coil rotate in a clockwise direction, then during half rotation current flow in a one direction, that's mean, इसी पॉइंट में that's mean B1 is positive and B2 is negative, B1 is positive and B2 is negative। फुल स्टॉप, और नेक्स्ट लाइन से, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ रोटेशन current flow during the second half rotation, current flow in another direction, then B1 is negative and B2 is positive, B1 is negative and B2 is positive, and full stop देना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, this phenomena
goes continuous until armature coil, those phenomena goes continuous until armature coil rotated, until armature coil rotated, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आर्मेचर कॉइल रोटेट करती रहेगी। एंड फुल स्टॉप देके इसी में लिखना, एंड अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म, एसी फॉर्म। ठीक है भाई, अब सुन लो एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है तो 5 नंबर में आता है, तो तुम सोच रहे बस यहाँ तक लिख देंगे। इसके नीचे आपका होमवर्क जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, होमवर्क, इसके नीचे वर्किंग के नीचे आपको क्या लिखना है याद है? ये एक्सप्रेशन कि ईएमएफ आया कहाँ से, ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है ये कहाँ से आया था? याद है? भूल गए? ये फ्लक्स कितना होता है? बी ए होता है सर, नंबर ऑफ टर्न एन होगा तो एन बी ए होगा, डॉट हटाएंगे तो क्या कॉस आता है, बी डॉट ए होता है ना, तो डॉट हटाएंगे तो क्या बी ए कॉस थीटा कॉस फाई, जो भी आपने लिया है क्या आएगा, क्या तो थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा आ गया। अब बताइए फ्लक्स के चेंज से ही ईएमएफ होता है क्या? तो E इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है क्या? तो फाई की वैल्यू क्या ये पूरा रखा गया था, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया था, तो क्या हमें ईएमएफ पता चला था जिसकी वैल्यू आई होगी एन बी ए ओमेगा, याद है? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी मिला था क्या? और सर थीटा को क्या लिखे थे, देखो आर्मेचर कॉइल है, जब रोटेट करेगा तो थीटा की जगह पे क्या रख दोगे, ओमेगा टी। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो डेरिवेशन किए थे ना, इस डेरिवेशन को यहाँ पे लिख लेना, वर्किंग में जरूर लिखना पड़ेगा। देन ईएमएफ इज, क्योंकि हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे कैसे आया है ये बात बताना पड़ेगा, तो इसके नीचे वर्किंग में लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्किंग और यूज, ये 2 चीज़ लिख के लाइएगा। चैप्टर खत्म है, आपको और भी एक होमवर्क दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, पढ़ के आइएगा इस टॉपिक को, कम से कम 3 चाहिए मुझे, 3 से 4। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी करंट का डीसी करंट के टर्म में क्या हमें एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, वो हमें लिखना है। ठीक है, तो ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी यहाँ तक करने के बाद से ये, अब इस पर न्यूमेरिकल नहीं है जनरेटर में, क्योंकि इसके सारे न्यूमेरिकल मैं पहले करा चुका हूँ, तो इस पर अब न्यूमेरिकल नहीं है, बस यही लास्ट टॉपिक है, पढ़ के आइएगा। ठीक है, इसका एक कैप निकालना यहाँ गिरा है।